मेरे पिता एक रिटायर्ड शिक्षक थे और मैं अमेरिका में जॉब करता था और 1.5 महीने की छुट्टी लेकर मैं अपने घर आया था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर लौटने से मेरे पिताजी खुश नहीं थे। जिस दिन मैं घर आया उसी दिन घर के तहखाने से रात को 2 बजे किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने इस बारे में अपने पिताजी से कहा तो उन्होंने मेरा वहम बताकर इस बात को टाल दिया। लेकिन अगले ही दिन मुझे फिर से किसी लड़की की चीखने की और रोने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही तहखाने की तरफ भाग कर गया, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने जिस हालत में अपने पिता को उस लड़की के साथ देखा, कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मेरे पिता ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। मेरे पिता पसीने में तरबतर थे और बुरी तरह से हाँफ रहे थे। यह नज़ारा देखकर मेरा खून खौल उठा और शरीर थर थर काँपने लगा। मेरा नाम आकाश है। मैं एक संपन्न परिवार से संबंधित हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरा एक बड़ा भाई और मेरे माता पिता हैं। मेरे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे और मेरी माँ एक घरेलू महिला थीं। मैं बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार रहा था और मेरे बड़े भाई पढ़ाई में एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे थे। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमें हमारे भविष्य की यानी हमारी नौकरी की चिंता सता रही थी। पिताजी हम दोनों ही भाइयों को पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते, लेकिन बड़े भाई का पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। इस वजह से पिताजी ने बड़े भाई को ग्रेजुएशन तक की डिग्री करवा दी थी और मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। बड़े भाई के कहने पर पिताजी ने उन्हें एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। उनका कहना था कि अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वह किसी नौकरी की तैयारी भी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें व्यवसाय करना पसंद है। मेरे पिताजी कोई रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं थे। उन्हें अपने बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। इस वजह से भैया को जिस चीज़ में खुशी मिल रही थी, उन्होंने वही चीज़ भैया को करने दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास कर ली। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आने लगी और मुझे जल्द ही बैंगलोर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। यह खुशखबरी जब मैंने अपने घर पर सुनाई थी तो मेरे घर पर सभी लोग बहुत खुश हुए थे। इसके बाद कुछ सालों की मेहनत के परिणाम स्वरूप मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र अमेरिका में मिला और मेरी मेहनत का नतीजा निकला और मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई, जहां मेरी सैलरी बहुत ही अच्छी थी। अपने पूरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति था जो विदेश में जाकर नौकरी कर रहा था। मेरे पिताजी मुझे बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि मैंने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अभी मुझे अमेरिका में नौकरी करते हुए कुछ महीने ही बीते थे कि एक दिन पिताजी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भैया की शादी तय हो गई है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है, तो मैं अपनी अमेरिका की कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूं। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने पिताजी को बताया कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उनके कुछ नियम हैं और उन नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी मिलने के कुछ महीनों तक ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती थी और भारत आने का मतलब यह था कि मुझे काफ़ी दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती। मेरी यह बात सुनकर पिताजी बहुत उदास हो गए और मुझे भी रोना आने लगा। लेकिन फिर माँ ने हम दोनों को समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है और तुम्हारा भविष्य भी बहुत ज़रूरी है, तो तुम यहाँ की चिंता मत करो। हम सारे कामों को अच्छे से संभाल लेंगे और तुम जब भी भारत वापस आओगे तब हम एक शानदार पार्टी देंगे। माँ की यह बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बहुत खराब लग रहा था कि मैं अपने ही भाई की शादी में नहीं जा पा रहा था, जबकि अब मेरा भी मन था कि मैं अपने घर जाऊं, अपनी माँ की गोद में सर रखूं और अपने घर में कुछ दिन बिताऊं। जिस दिन भाई की शादी थी उस दिन मेरा मन सुबह से ही बहुत उदास था। मैं हर वक्त यही सोच रहा था कि काश अगर आज मैं वहाँ होता तो मैं कितना एंजॉय कर रहा होता। मेरे घर में कितने सारे मेहमान आए होंगे, सब लोग खूब मिलजुल कर हंसी मजाक कर रहे होंगे, कितना नाच गाना हो रहा होगा। लेकिन मैं हूँ कि यहाँ इस कंप्यूटर में बैठकर अपना अकेले सर खपा रहा हूँ। मैं बहुत उदास था, लेकिन मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश भी था।
कि अब वह जीवन में और आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन धारा को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ कोई और भी जुड़ने वाला है। मैंने अपने भाई को फ़ोन करके ढेर सारी उन्हें बधाइयाँ भी दीं और अपनी उदासी भी व्यक्त की कि मुझे कितना बुरा लग रहा है कि आज मैं वहाँ पर नहीं हूँ। धीरे धीरे वक्त पंख लगा के कब उड़ गया पता ही नहीं चला और करीब 1.5 साल बीत गया और मौका पाते ही मैंने भी अपनी कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे करीब 1.5 महीने की छुट्टी मिल गई। पहले मैंने सोचा कि मैं घर पर फ़ोन करके सबको बता दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं सबको सरप्राइज़ दूं। सरप्राइज़ पाकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सुबह के 5 बजे मेरी फ़्लाइट भारत में लैंड कर गई और 1 घंटे के अंदर ही मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और खुश था। मैंने डोर बेल बजाई तो दरवाज़ा पिताजी ने खोला। मुझे देखकर पिताजी एकदम से हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे के भाव देखकर मैंने उनसे कहा कि क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मेरे इतना कहते ही जैसे वह किसी सोच विचार से बाहर आए और उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मैंने भी तुरंत ही उनके पैर छुए और फिर वह मुझे अंदर ले गए। फिर मैंने माँ को आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर माँ खुशी खुशी बाहर दौड़ी चली आई। कुछ मिनट के लिए तो हम तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत भी खुश हो रहे थे और हमारी आंखें भी नम हो गईं। पिताजी बोले कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? मैंने कहा अगर मैं बता देता तो यह जो खुशी मैं आप लोगों के चेहरे पर देख रहा हूँ, क्या यह मुझे देखने को मिलती? माँ ने कहा आप क्या सारे सवाल जवाब अभी कर लोगे? मेरे बेटे को चाय नाश्ता भी करने दो। फ्रेश होकर मैं अपने कमरे में चला गया। घर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लंबे समय के बाद मुझे अपना कमरा, अपना बिस्तर सब कुछ देखने को मिला, लेकिन मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की थी कि मेरे आने से पिताजी के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव नज़र आ रहे थे। फिर दोपहर के भोजन के लिए जब हम सब एक साथ बैठे तो मैंने पिताजी से कहा कि बड़े भैया कहाँ पर हैं और मेरी भाभी कहाँ पर हैं? मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। मेरी बात सुनकर पिताजी अचानक से सहम गए। फिर थोड़ी देर के बाद वह बोले कि तुम्हारी भाभी की सरकारी नौकरी लग गई थी दूसरे शहर में, तो इसीलिए हमने तुम्हारे भैया से कहा कि जहाँ बहू की नौकरी लग गई है वह भी वहीं पर जाकर रहे और वहीं पर अपना व्यवसाय जमा ले। मैंने कहा अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर ठीक है, 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग बड़े भैया के घर चलेंगे। पिताजी ने कहा नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? मुझे भी अपने बड़े भैया और भाभी से मिलना है। तो पिताजी थोड़ा गुस्सा होने लगे और बोले कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बड़े भैया से मिलने की बात पर पिताजी गुस्सा क्यों होने लगे थे। मैंने जैसे ही उनसे कहा लेकिन, वैसे ही माँ बोली बेटा अभी तुम्हारे बड़े भैया कुछ मुश्किलों में हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। जब वह खुद से हमें यह बताएंगे कि चीज़ें ठीक हो गई हैं तब हम लोग राजी खुशी वहाँ चलकर उनसे मिल लेंगे। मैंने माँ से पूछा कैसी मुश्किलें? तो माँ बोली उसने इन सब के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस यह कहा है कि अभी हम लोग उससे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। मैंने कहा ठीक है, मैं भैया को खुद ही फ़ोन करके पूछ लूँगा। तो माँ बोली नहीं बेटा, उसे फ़ोन मत करना, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएगा। मैंने माँ से तो कह दिया कि ठीक है, मैं फ़ोन नहीं करूँगा, लेकिन अब मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ना तो मम्मी पापा मिलने ही जा रहे हैं और ना ही मुझे बड़े भैया को फ़ोन ही करने दे रहे हैं, और आखिर बड़े भैया ऐसी कौन सी मुसीबत में हैं जो वह हम लोगों को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं। खैर, दिन बीता और रात हो गई। मैं भले ही छुट्टी पर था, लेकिन फिर भी मुझे अपना थोड़ा बहुत काम काज देखना पड़ता था, जिसके लिए मुझे देर रात तक काम करना पड़ता था, क्योंकि जब भारत में रात होती थी तब अमेरिका में दिन होता था। अभी रात के करीब 2 बज रहे होंगे, तभी मुझे अचानक से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की रोती जा रही हो और चीखती जा रही हो। मैं तुरंत ही अपना लैपटॉप छोड़कर बालकनी में बाहर निकल आया। मैं जब बाहर आया तब अचानक से वह चीख बंद हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैं सोचने लगा कि हमारे मोहल्ले में तो सभी सभ्य लोग रहते हैं। हम कई सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं, पर हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने घर की किसी महिला को परेशान करते हुए कभी नहीं देखा। सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। फिर आखिर इतनी रात को यह कौन औरत है जो रो रही है और चीख रही है? थोड़ी देर बालकनी में खड़े रहने के बाद मैं दोबारा से अंदर जाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। करीब 5 मिनट के बाद ही मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से बालकनी की तरफ दौड़ कर गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है शायद मोहल्ले में किसी ने किसी और को अपना मकान किराए पर दिया हो और कोई नया किराएदार हो जो अपने घर की महिला को परेशान कर रहा है। मैंने सोचा मैं इस बारे में सुबह पिताजी से बात करूँगा। अगली सुबह जब यह पूरा वाकया मैंने पिताजी को बताया तो पिताजी ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है वह गहरी नींद में हो, तो वह बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, जिसकी वजह से उनकी आंखें हल्की आवाज़ से ही खुल जाया करती हैं। वह बोले कि ज़रूर तुम्हारा यह कोई वहम होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, यह मेरा वहम नहीं है। अगर वहम होता तो एक बार होता, पर मुझे यह आवाज़ 2 बार सुनाई दी। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या कोई हमारे मोहल्ले में नए किराएदार रहने आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे मोहल्ले में किसी ने भी अपना घर कभी किराए पर नहीं दिया है। पिताजी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये तुम्हारा वहम ही होगा। तुम कल इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, जिसकी थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। मुझे भी यही लगने लगा कि शायद यह मेरा वहम ही होगा। उसके बाद पूरा दिन बीत गया और फिर रात आ गई और मैं अपने लैपटॉप पर अपना काम करने के लिए बैठ गया। और जैसे ही आधी रात हुई वैसे ही मुझे फिर से चीखने की और उस औरत के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं दोबारा दौड़कर बालकनी की तरफ गया तो मुझे फिर से समझ न आया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा सुबह होते ही मैं पिताजी को इस बारे में बताऊंगा और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अगली सुबह मैंने जब पिताजी को फिर से इस बारे में बताया तो उन्होंने दोबारा से मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने पिताजी से कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी पिताजी आप मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं हैं। लेकिन पिताजी ने मेरी एक बात ना सुनी। मैंने भी अब सोच लिया था कि जब तक अब मैं सबूत नहीं जुटा लूँगा तब तक मैं इस मुद्दे पर अब कोई भी बात नहीं करूँगा। अब मैं अगली रात होने का इंतज़ार करने लगा और मैं पहले से ही बालकनी में छुपकर बैठ गया। और जैसे ही आधी रात हुई वैसे ही दोबारा से उस लड़की के चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। अभी मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, तभी मेरी नज़र एक साए पर पड़ी और जैसे ही वह साया रोशनी में आया मैं दंग रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं मेरे पिताजी थे जो बुरी तरह से हाँफ रहे थे और पसीने में लथपथ थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह चोरों की तरह छिपकर कहीं से कुछ गलत काम करके आ रहे हों। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पिताजी हैं। आखिर इतनी रात को मेरे घर के तहखाने में जाकर ये क्या कर रहे हैं? पिताजी के जाने के 10 मिनट के बाद मैं भी दबे पांव नीचे उतरा और तहखाने की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहाँ तो ताला पड़ा हुआ था। थोड़ी देर में वहाँ पर खड़ा रहा, पर जैसे ही वहाँ से मैं वापस जाने लगा वैसे ही मुझे अंदर से किसी लड़की की सुबकने की आवाज़ें आने लगीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह आवाज़ और किसी जगह से नहीं बल्कि मेरे खुद के ही घर से आ रही थी। लेकिन अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर यह लड़की कौन है और मेरे पिताजी ने इसे यहाँ इस तहखाने में क्यों बंद कर रखा है और यह बात मुझसे क्यों छिपाई जा रही है।
और मेरे पिताजी इतनी रात में इस तहखाने में क्यों जाते हैं और ऐसा क्या करते हैं कि वह लड़की इतना बुरी तरह से रो रही और चीख रही थी। अब मैं अपने कमरे में वापस लौट आया, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। अपने पिताजी की वह हालत बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मेरा मन तो नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता के बारे में कुछ भी गलत सोचूं, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार गलत अंदेशा ही हो रहा था, क्योंकि जो मैंने उनकी हालत देखी थी उससे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे पिताजी उस लड़की के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं। मुझे अब रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी। मैं यही सोच रहा था कि क्या इस सब के बारे में माँ को भी पता है। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे और जीवन भर उन्होंने न सिर्फ हम दोनों भाइयों को बल्कि सभी को अच्छी अच्छी बातें ही सिखाई हैं। लेकिन मेरे पिताजी ऐसा कुछ गलत काम कर सकते हैं, इस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या वह झूठ था? अब तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी इसी वक्त पिताजी के पास जाऊं और अपने सारे सवालों के जवाब उनसे मांग लूं। लेकिन क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो मैंने यह सही नहीं समझा। मैंने सुबह होने का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। अगली सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली, क्योंकि रात को मुझे जल्दी नींद ही नहीं आई थी। मैं जैसे ही उठा वैसे ही दौड़कर नीचे गया और पिताजी को ढूंढने लगा, पर माँ ने बताया कि पिताजी किसी काम से गांव गए हुए थे। अब तो मेरी बेसब्री का बांध टूटा जा रहा था, लेकिन आखिर मैं करता भी तो क्या। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में माँ से बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं अगर माँ को इस सब के बारे में नहीं पता हुआ तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। फिर मैंने यही सोचा कि इस बारे में सीधे सीधे पिताजी से बात करना ही ठीक रहेगा। लेकिन मेरी बुरी किस्मत, जैसे ही शाम को पिताजी वापस घर लौटे वैसे ही मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग रख दी गई, जो कि ऑनलाइन ही थी। वह मीटिंग काफ़ी देर तक चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं जैसे ही नीचे उतर कर आया तो मैंने देखा कि सब सो चुके थे। अब मैं हताश निराश अपने कमरे में वापस लौट आया। इन सभी सवालों के बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। आधी रात को अचानक से मेरे कानों में फिर से वही आवाज़ पड़ी और मैं दोबारा चौंक कर उठ गया। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पिता को रंगे हाथ पकड़ लूँगा। मैं जैसे ही दौड़कर तहखाने की तरफ भागा, तभी पिताजी तहखाने से हाँफते हुए और पसीने में तरबतर निकले। मुझे देखते ही जैसे पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उन्हें देखते ही एक साथ कई सारे सवालों की झड़ी लगा दी, पर पिताजी मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और वह थर थर कांपने लगे। मैंने पिताजी को एक ही सांस में बहुत खरी खोटी सुनाई। मैंने कहा कि मैं तो आपको अपना आदर्श मानता था, लेकिन आप ऐसी कोई हरकत करेंगे यह मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरी यह बात सुनकर पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक ही पिताजी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। पिताजी की ऐसी हालत देखकर थोड़ी देर के लिए मैं अपना गुस्सा भूल गया। मैंने उन्हें तुरंत ही उठाकर अंदर बिस्तर पर लिटाया और माँ को जगाया। फिर जब थोड़ी देर के बाद पिताजी को होश आया तो मैं उनसे मुंह फेर कर बैठ गया। पिताजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा तुम जानना चाहते हो ना कि वह लड़की कौन है और मैं इतनी रात में उस तहखाने में क्यों जाता हूँ और मैंने उस लड़की को वहाँ क्यों बंद कर रखा है, और जब मैं तहखाने से बाहर आता हूँ तो मेरी ऐसी हालत क्यों हो जाती है। पिताजी की यह बात सुनकर माँ ने उन्हें कुछ भी ना बताने का इशारा किया। यह देखकर मैं चौंक गया कि माँ को भी इस सब के बारे में पता था। पिताजी ने माँ को समझाया कि अब हमें सारी सच्चाई इसे बतानी पड़ेगी। मेरा बेटा मुझे गलत समझ रहा है और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी धीरे से उठकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस तहखाने की तरफ ले गए। अंदर का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। वहाँ एक दुबली पतली सी मासूम सी लड़की बैठी हुई थी, जिसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और वह भी पसीने से लथपथ थी, जिसका एक पैर जंजीर में बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ खाने की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थीं और पास ही एक थाली रखी हुई थी जिसमें खाना रखा हुआ था। हम लोगों को वहाँ पर देखकर वह लड़की एकदम से डर गई और पीछे हटने लगी। उस लड़की को देखकर पिताजी रोने लगे और बोले, बेटा तुम अपने भैया भाभी से मिलना चाहते थे ना,
तुम अपनी भाभी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए थे ना, तो देखो, मिलो, यह तुम्हारी भाभी है। पिताजी की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, यह और मेरी भाभी, और आखिर उनकी यह हालत कैसे हुई? और भैया कहाँ हैं? पिताजी वहीं ज़मीन पर बैठ गए और मैं भी उनके साथ बैठ गया। फिर वह मुझे विस्तार से सारी बात बताने लगे। पिताजी बोले, बेटा, तुम्हारे भैया की हमने इस बिटिया से बहुत धूमधाम के साथ शादी की थी। मैं इसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर इस घर में लेकर आया था। मैं हमेशा से ही एक बेटी चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझे तुम 2 बेटे ही दिए थे। लेकिन जब मैं इसे अपने घर लेकर आया तो मैंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा, क्योंकि मुझे यही लगा कि अब भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे तुम्हारी भाभी यानी कि रागिनी की तबीयत खराब रहने लगी। दिन ब दिन इसका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और हम जब भी रागिनी से पूछते तो यह यही कहती कि सब कुछ ठीक है पिताजी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब तुम्हारे बड़े भाई यानी अनिल ने हम सबके सामने यह फैसला सुनाया कि वह रागिनी को तलाक दे रहा है और किसी और लड़की से शादी कर रहा है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक भी नहीं माना। वह बोला कि मैं इस लड़की को कई महीनों से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, यह सोचकर कि शायद यह मुझे खुद ही छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यह लड़की है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही है। लेकिन अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैं जिस लड़की को प्यार करता हूँ, मैं अब उसे अपना जीवन साथी बनाने जा रहा हूँ और मुझे अब इस लड़की से छुटकारा चाहिए। अनिल की बात सुनकर हमें सारा माजरा समझ आ गया कि आखिर रागिनी की हालत दिन ब दिन बदतर क्यों होती चली जा रही थी। लेकिन इस बेचारी बच्ची ने हमें भनक तक नहीं लगने दी कि अनिल इसके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा था। जिस दिन अनिल रागिनी को छोड़कर गया, रागिनी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और उसने बार बार मेरे सामने मिन्नतें की कि मैं अनिल को कैसे भी वापस ले आऊं। वह बोली कि वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने पति से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं असहाय था। अनिल ने मेरी एक बात ना मानी और उसने कभी ना लौटने का फैसला हमें सुना दिया। अनिल की यह बात सुनकर रागिनी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और इसकी मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बेचारी मेरी बच्ची, इसे बचपन में इसकी माँ छोड़कर चली गई। इसे कभी इसकी माँ का प्यार नहीं मिला। इसने हमेशा अपने पति से सिर्फ और सिर्फ प्यार की ही उम्मीद रखी। लेकिन जब इसका पति भी इसे छोड़कर चला गया तो यह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब रागिनी के पिताजी को यह सारी बातें पता चली तो वह रागिनी को अपने साथ अपने घर ले गए। लेकिन 1 महीने के बाद ही रागिनी के पिताजी का भी देहांत हो गया। जब हमें यह बात पता चली तो हम रागिनी को अपने घर ले आए। हमने एक से एक अच्छे डॉक्टर को रागिनी को दिखाया, लेकिन रागिनी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हमें कुछ लोगों ने सलाह दी कि हम रागिनी को पागल खाने में भर्ती करा दें। पहले तो हमने यह बात नहीं मानी, लेकिन रागिनी की बिगड़ती हालत देख हमें लगा कि शायद पागल खाने में पहुंचकर रागिनी का जो इलाज हो उससे वह धीरे धीरे ठीक हो जाए। फिर हमने रागिनी को पागल खाने भेज दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद हम पागल खाने में उससे मिलने गए तो वहाँ के हालात देखकर तो हमारी रूह कांप गई। वहाँ मरीजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था और मरीज को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते थे। मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत कुछ झेला हुआ था और अब मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी और जहन्नुम नहीं बना सकता था। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुरंत यही फैसला लिया कि अब जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी बच्ची को हम अपने घर में ही रखेंगे। पहले तो हम इसे अपनी आंखों के सामने ही रखते थे, लेकिन जब भी हमारे घर में कोई आता तो वह इसे देखकर बहुत बुरा व्यवहार करता और बहुत गलत गलत बातें करता, जिससे रागिनी और ज़्यादा हिंसक हो जाती। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम रागिनी को तहखाने में रखें, जिससे अगर कोई भी घर पर आएगा तो वह रागिनी को किसी भी तरह की कोई गलत बात नहीं कह सकेगा। मैं हर रात को रागिनी को खाना खिलाने के लिए आता था, लेकिन रागिनी को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। वह बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है।
और इसी मुश्किल की वजह से जब मैं तहखाने से बाहर आता था तो मैं पसीने से लथपथ और हाँफ रहा होता था। पिताजी की बात सुनकर मैं एकदम दंग रह गया। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपने आदर्शवादी पिता पर शक किया। मैं रोने लगा और फिर पिताजी के गले लग गया। मैंने पिताजी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी आंखों से जो देखा वही सोचा। मैंने पिताजी से कहा कि अब कोई नहीं रोएगा और आप भी परेशान मत होइए, जो हुआ सो हुआ, पर अब रागिनी को ठीक करने की सारी जिम्मेदारी मेरी। अगले दिन रागिनी के लिए खाना लेकर मैं गया। मैं जैसे ही तहखाने में दाखिल हुआ, वह मुझे देखते ही चीखने और चिल्लाने लगी। मैंने रागिनी से एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने उसके सामने खाने की प्लेट रख दी और चुपचाप वहीं बैठ गया। करीब 1 घंटे तक मैं उसके सामने चुपचाप बुद्ध बनकर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद एक चमत्कार हुआ। रागिनी ने खुद से ही खाने की थाली में से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खाया। फिर यह हर रोज़ की दिनचर्या हो गई। मैं हर रोज़ रागिनी के लिए खाना लेकर जाने लगा और वहाँ घंटों चुपचाप बैठने लगा। मैंने पिताजी से कहा कि अब आप रागिनी को तहखाने में नहीं बल्कि मेरे कमरे में रखेंगे। पहले तो पिताजी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे ज़िद करने पर वह मान गए। मेरी माँ हर रोज़ रागिनी को नहलाती धुलाती और साफ़ सुथरे कपड़े पहनाती और उसके बाल भी बनाती। धीरे धीरे मैं उसके साथ समय बिताने लगा। वह मुझे एक शब्द भी ना कहती, लेकिन मुझे चुपके चुपके से देखती रहती। हफ्ते बीत रहे थे और लगातार रागिनी की हालत में सुधार हो रहा था। अब वह चीखती चिल्लाती नहीं थी और खाना भी चुपचाप खा लेती थी। इधर डॉक्टर से भी उसका इलाज जारी था। हम उसे समय से दवाइयाँ भी दे रहे थे, जिससे उसकी हालत में अब काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा था। और धीरे धीरे मुझे यह लगने लगा कि मुझे रागिनी से प्यार हो गया है। मैं यही सोचने लगा कि इतनी प्यारी और सुंदर गुड़िया जैसी लड़की को छोड़कर भला कोई कैसे जा सकता है। और फिर 1 महीना बीत गया। अब मेरी छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 15 दिन ही बचे थे। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आता कि 15 दिन के बाद मुझे वापस जाना होगा और मुझे रागिनी को भी छोड़ना होगा और अपने माता पिता को भी। अब रागिनी थोड़ा थोड़ा बातचीत करने लगी थी, लेकिन अक्सर वह मुझे देखकर चुप हो जाती। लेकिन माँ से वह ढेर सारी बातें करती। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तो रागिनी से प्यार है, लेकिन क्या रागिनी भी मुझे पसंद करती है? मुझे माँ ने बताया था कि रागिनी को चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो एक दिन मैं चुपके से बाजार जाकर उसके लिए चूड़ियाँ खरीद कर लाया और जब मैंने उसे चूड़ियाँ दी तो वह जैसे खिल उठी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे जो सुकून मिला वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। अब मेरी छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। एक दिन शाम को जब हम सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो पिताजी ने कहा कि बेटा, अब हमें रागिनी की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मैंने तुम्हारे चाचा जी से इसके लिए अच्छा लड़का देखने के लिए कहा है। हम दोनों तो बूढ़े हो गए हैं, आखिर कब तक जिंदा रहेंगे? एक दिन हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आखिर कोई तो होना चाहिए जो रागिनी का ख्याल रख सके। पिताजी की यह बात सुनकर जैसे मुझे गहरा धक्का लगा। उस पूरी रात मैं चैन से एक पल भी नहीं सो पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीन कर ले जा रहा है। अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट थी। माँ ने मेरे लिए काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें तैयार कर दी थीं। नहा धोकर जब मैं जाने को तैयार हुआ और अपने कमरे में अपना बैग लेने गया तो वहाँ रागिनी पहले से ही मेरे बैग के पास बैठी हुई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। इस वजह से मुझसे ज़्यादा कुछ ना कहा गया। मैंने सिर्फ रागिनी से इतना ही कहा, अच्छा रागिनी, मैं चलता हूँ। मेरे इतना कहते ही वह मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, मैंने जिसे भी अपने जीवन में चाहा वह मुझे छोड़कर चला गया, तो क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? रागिनी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भी आ गए और चेहरे पर मुस्कान भी। मैंने उससे कहा, तो क्या तुम भी मुझे चाहती हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे हुए अपना सर हाँ में हिला दिया।
मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कितना खुश था। मैंने रागिनी से कहा कि इस बार तुमने जिसे चाहा है वह तुम्हें अब कभी भी छोड़ कर नहीं जाएगा और तुम्हें वह सारी खुशियाँ देगा जिसकी तुम हकदार हो। मैंने तुरंत ही यह फैसला लिया कि अब मैं अमेरिका में नौकरी नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ भारत में रहकर ही कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का था कि कहीं मेरे इस फैसले से पिताजी नाराज़ ना हो जाएं। पर फिर भी मैंने हिम्मत करके पिताजी से कहा कि मैं भारत में ही नौकरी करूँगा, अमेरिका नहीं जाऊँगा। पिताजी ने पूछा, आखिर एकदम से तुमने यह फैसला क्यों लिया? इसकी क्या वजह है? तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं रागिनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। मेरी यह बात सुनकर पिताजी बहुत खुश हो गए। पिताजी बोले, मैं और तुम्हारी माँ भी यही चाहते थे, लेकिन हमारे मन में डर था कि कहीं तुम इनकार ना कर दो, इसीलिए हमने तुम्हारे सामने रागिनी से शादी करने की बात नहीं रखी। लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। लेकिन मैं सबसे पहले रागिनी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? पिताजी का इतना कहना भर था कि तभी रागिनी आगे बढ़कर आई और वह बोली, पिताजी, मैं भी अभिषेक को बहुत पसंद करती हूँ। 2 हफ्ते बाद ही मेरी और रागिनी की शादी धूमधाम से हो गई और हमने अपने खुशहाल जीवन की एक नई शुरुआत की। दोस्तों, सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है जो इंसान को बुरी से बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाल लेता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चे प्यार के लिए तरस रहे हैं और वहीं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सच्चा प्यार है लेकिन वो उसकी कदर नहीं समझते। तो अगर आपके जीवन में सच्चा प्यार है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए और उसको महत्व दीजिए। और आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।